हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज आप लोगों को ट्राइंगल चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ट्राइंगल चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर भी होता है। इसके कॉन्सेप्ट हो गए, इसके क्वेश्चंस हो गए, सभी में प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है कि आज के टिप्स में आपको जो काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्राइंगल जो चैप्टर है ये दो प्रकार से हम लोग ट्राइंगल पढ़ते हैं 9th और 10th में। एक में होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी, और दूसरा होता है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं समरूपता, और ये वाला होता है सर्वांग समता। देखिए, तो आप लोगों को जो सिमिलरिटी में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी जो है, ये कॉन्ग्रुएंसी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका जो है, लेकिन इसकी 1-2-4 प्रॉपर्टियाँ यूज होंगी तो वो बता दिए जाएंगी। लेकिन आपके पास सिमिलरिटी ही आपको मेन पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो है सिमिलरिटी में आप याद रखिएगा, जैसे मान लो 2 ट्राइंगल गिवन है। इसमें क्या होता है कि ट्राइंगल इस प्रकार दिए जाते हैं, जैसे कि एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। थोड़े साइज में छोटे बड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होता है। पहला ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर DEF। 2 ट्राइंगल है ABC और DEF। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सिमिलरिटी है कि नहीं, कैसे बताएंगे, तो सबसे पहली बात याद है, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला ये होता है कि 2 ट्राइंगल जो होते हैं सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जिनको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। जैसे कि ये लिखा है एंगल A, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल D। और इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लिखा है एंगल B, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल E। और ये आपके सामने आता है एंगल C, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल F। तो ये पहला पॉइंट क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जिनको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे एंगल A का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल D, एंगल B का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल E, और एंगल C का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल F। और दूसरी बात यहाँ पर, दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि इनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, सॉरी एंगल तो हो गया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी सारी साइड्स सेम रेशियो में होती हैं। जैसे कि AB, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा ED इज इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा EF। तो पहले लिखेंगे BC अपॉन में EF इक्वल करके AC का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा DF। तो AC का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा DF। तो ये जो आपको पॉइंट है यहाँ पर, ये प्रोपोर्शन में होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। प्रोपोर्शन, देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है करस्पॉन्डिंग मतलब तो संगत मतलब होता है कि जैसा एंगल पहला वाला है, जैसा ट्राइंगल पहला वाला है, उसी प्रकार दूसरे ट्राइंगल का वही एंगल या उसी के डायरेक्शन के सामने वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे एंगल A, ये एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, तो दूसरे ट्राइंगल में एंगल ये भी जो हो जाएगा ऊपर की तरफ बनेगा, तभी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, जैसे यहाँ पर ये BC है, AB है, तो AB का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। तो तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि सेम एंगल इक्वल रहेंगे और सेम साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ये आपके होते हैं सिमिलरिटी में। पूरी चीज़ों में इन्हीं 2 चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें कुछ यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, वो आप प्रॉपर्टीज़ भी आप देख लीजिएगा। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, क्या आपको दे रहा है साइड प्रॉपर्टी। साइड प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे एक ये ट्राइंगल बना होगा और एक ये इस तरफ ट्राइंगल बना होगा, ऐसे करके। फिर से वही नाम करेंगे, ABC, DE और F। यहाँ आपके 2 ट्राइंगल दिए गए ABC और DEF। तो सभी की करस्पॉन्डिंग ऐसे बराबर हो जाएंगी, यानी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और यहाँ संगत कोण, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे कि अभी पिछली बार बताया था। तो देखिए, अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि AB के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, DE,
और ठीक इसी प्रकार BC का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाए EF, और AC का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या DF। तो ये सभी क्या है, संगत भुजाएं हैं, इनको सबको बोलते हैं संगत भुजाएं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इन्हीं को हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए अगर दो ट्राइंगल में अगर ये बात प्रूफ होती है तो वो ट्राइंगल साइड 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 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। हिंदी में बोलते हैं भुजा 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 प्रमेय को फॉलो करेगा। तो ये तो होता है साइड 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 प्रॉपर्टी। अब इसी प्रकार दूसरा अगर आपको देखा जाए तो दूसरा अगर प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी आएगी प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए अब इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एस मतलब यहाँ पर साइड, ए मतलब यहाँ पर एंगल, और फिर एस मतलब यहाँ पर होता है साइड, और हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि किन्हीं दो ट्राइंगल जो कि यहाँ पर सिमिलर हैं, अगर दोनों ट्राइंगल की दो साइड से दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएं और कोई एक एंगल इक्वल हो जाए या एक एंगल बराबर आ जाए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल दिए गए आपको और दो ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ जाएं या बराबर हो जाएं, और उसी प्रकार इनके यहाँ पर कोई एक एंगल बराबर हो जाए, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड को फॉलो करेगी। देखिए कैसे, मान के चलते हैं कि हम अगर प्रूव करके ये लाते हैं कि AB जो कि ये इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा DE। इसी प्रकार यहाँ पर आपका लिखा हो BC, तो BC इसके इक्वल आ जाए यहाँ पर EF, और उसी प्रकार यहाँ कोई एक एंगल हो जाए। यहाँ पर अगर एंगल की बात की जाए, जैसे मान लो एंगल A, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा एंगल D। तो अगर ये बराबर आ जाए ऐसे करके, वैसे तो यहाँ पर सिमिलरिटी में हमेशा यहाँ पर आपको रेशियो में दिए जाएंगे, ट्राइंगल के साइड्स हमेशा रेशियो में दिए जाएंगे, लेकिन आपको इसको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर रेशियो में रखेंगे, लेकिन आप इसको यहाँ बराबर में कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी चीज़ होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, चाहे रेशियो में हो चाहे बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर ये दो चीज़ अगर ये चीज़ फॉलो होती हैं कि आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि AB, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा DE। ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखा BC, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा EF। अगर इस प्रकार आप रेशियो में लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैसे आपको जो है ऑफिशियल डेफिनेशन में आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, रेशियो में होती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएं या फिर सेम रेशियो में हो जाएं और यहाँ पर एक कोई एंगल बराबर हो जाए, तो वो होता है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, जो कि इस प्रकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके पास एक दो प्रॉपर्टी हैं, आगे और भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए देखिए, आप क्वेश्चन पे आएंगे सीधे आप। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक ट्राइंगल दिया गया ABC, एक ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है ABC, इसमें एंगल A कितना 90 डिग्री दिया गया है, यानी 90 डिग्री दिया गया, मतलब समकोण है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है यदि AD परपेंडिकुलर BC, अगर AD BC के परपेंडिकुलर है तो आप कह रहा है यहाँ पर देन AD इज इक्वल टू, तो AD की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको यहाँ पर इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, लिखा हुआ है ABC, एक ये ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे ABC, जहाँ पर एंगल A कितना 90 डिग्री दिया गया, तो इसको यहाँ पर एंगल A को इधर लिखेंगे, B और C कहीं पर भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंगल यहाँ पर A जो है 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया, पहले से बोल रहा है। अब कह रहा है कि AB कितना 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, एंड AC इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कह रहा है कि AD जो है किसके है, वो BD के क्या परपेंडिकुलर है। AD जो है, AD आपका जो है वो BD क्या परपेंडिकुलर है, BC के, सॉरी, तो ये AD जो है BC परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि AD की वैल्यू क्या होगी, AD यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए सारी चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि AB इज इक्वल टू कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कह रहा कि AD फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले यहाँ से BC तो साइड निकाले, BC कितना आएगा। देखिए लिखा है इन ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल एबीसी में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ए बी का स्क्वायर प्लस ये साइड प्लस इसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, यहाँ पर इसको हटा दे वरना लगेगा कि इक्वल साइड है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, ए बी की वैल्यू यहाँ क्या दी गई 5 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू क्या दी गई 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144 लिखा है 144, और ये बी सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 144 प्लस 25 कितना होता है 169 होता है इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है बी सी की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो बी सी की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी 13, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, बी सी की साइड आई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेकिन हमें तो ये तो फाइंड नहीं करना था, हमको फाइंड करना ए डी। तो ए डी कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सिमिलरिटी। तो यहाँ पर कौन कौन से दो ट्राइंगल रखेंगे? देखिए, एक तो ये 90 डिग्री बना रहा और एक यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल को एक साथ लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ये ऐसा ट्राइंगल बनाया, एक ये ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला पहला ट्राइंगल रखेंगे ए डी, ऐसे यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर बी ए सी, तो लिख देंगे यहाँ पर बी ए सी। तो ये वैल्यू कितनी दी गई 5 दी गई यहाँ से, ये वैल्यू कितना दिए गए 12, और ये वैल्यू कितना है 13। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो अब बात करते हैं इस बड़े वाला ट्राइंगल। तो ये जो है ये 90 डिग्री पूरा बनाएगा यहाँ से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ये वाला रहेगा और ये पूरा यहाँ पर ट्राइंगल रखेंगे। तो ये आपका यहाँ पर हो गया ए और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे डी और यहाँ पर ये हो जाएगा सी, और इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा देंगे। यहाँ पर क्यों बढ़ाएंगे भी बताते हैं इस चीज़ का। देखिए, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए डी फाइंड करना, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू कितना है, और नीचे यहाँ कितना दिया 13 दिया, नीचे कितना 13 गिवन है, नीचे कितना 13 है, और क्या यहाँ पर 12 दिया गया, 12 ए सी। अब देखिए, इस वाले पूरे को यहाँ 90 डिग्री के अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बेस मतलब आधार और हाइट मतलब ऊंचाई। यहाँ पर दो ट्राइंगल, दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया बराबर किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा 12 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी 5 बराबर, इधर क्या आएगा 1/2 बेस। बेस यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर बेस को पूरा 13 रखना है। बेस तो हमारे पास ये, लेकिन यहाँ पर 13/2 ना रखे, पूरी वैल्यू 13 रखेंगे यहाँ से। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर आएगी 13 और इंटू हाइट यहाँ पर हो जाएगा AD। बस इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोग 13/2 रख देते तो आता ही नहीं, यहाँ से 13 रखना है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, 1/2 कैंसिल आउट, देन AD इज इक्वल टू ये कितना हो जाए, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, तो 12 × 5, देन AD इज इक्वल टू 12 × 5 = 60, तो 16/13। तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 60/13 सेंटीमीटर। इस यहाँ पर इसका AD की वैल्यू आएगी 16/13, 60/13 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बनाएंगे, जो कंडीशन दी गई वो सब कहेंगे।
देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी बात, ए डी जो है बी सी का परपेंडिकुलर, तो ए से लेकर डी तक यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी पर बीच में काटेगा कहीं यहाँ पर, तभी तो परपेंडिकुलर बनाएगा। तो ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी के। तो यहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पर 13 बी सी साइड निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देंगे। ए बी की जगह 5 दिया गया है, ए सी की जगह 12 दिया गया है, बी सी निकालना है, निकाल देंगे, 13 आएगा यहाँ से। अब 13 आने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग दोनों ट्राइंगल को या ध्यान रखना है कौन सा ट्राइंगल उठा के रखेंगे। पहला ट्राइंगल हो जाएगा ए बी ए सी, लिख दिया बी ए सी, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएगा ए डी सी। तो ए डी सी, तो सबसे यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्राइंगल जो है इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। दो अलग अलग ट्राइंगल दिए गए, तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 बेस कितना है 12, हाइट कितना है 5, तो 12 गुणे 5 बराबर। उस तरफ देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी 1/2 बेस। अब ये सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि बेस यहाँ पर 13 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर केवल इतना 13/2 यानी 13/2 रख देते हैं, और जब 13/2 आप रख दोगे तो वैल्यू वहीं गलत हो जाएगी। ये पूरा यहाँ पर 13 रखना है आपको बेस में, बस ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। पूरा 13 रखेंगे, बेस को पूरा 13 रखेंगे, 13 और हाइट ए डी आपको फाइंड करनी है। 1/2 कैंसिल, तो 13 इंटू ए डी इज इक्वल टू 12 इंटू 5 12 5 60, तो ए डी बराबर 60/13 60/30 हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 2a, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड विल बी। मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं, और इसकी साइड यहाँ पर क्या दी गई 2a दी गई। मतलब यहाँ पर ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी साइड क्या बराबर है, और यहाँ पर सभी साइड कितना 2a करके दिया गया है। तो आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड विल बी। तो यहाँ पर जो भी ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड यानी इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए, तो ये बनाएंगे हम लोग ट्राइंगल, पहले ए बी सी ऐसे करके बना दिया। एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, ये आपने एक ट्राइंगल बनाया जो कि कैसा समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजाएं बराबर, ये और ये सब बराबर हो गई। तो यहाँ पर साइड क्या दी गई 2a दिया गया, यहाँ भी 2a है, ये भी 2a है, और ये वाला भी क्या 2a है, सभी साइड क्या 2a करके दिया गया। अब यहाँ से कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो होता है जब आप किसी भी ट्राइंगल के या किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से या वर्टेक्स से सामने यहाँ पर इस प्रकार कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई सीधी रेखा ऐसे सामने रेखा पर ऐसे खींचते हैं, तो ये जो लाइन खींची जाती है वो सामने वाली भुजा को बराबर हिस्सों में काट देती है। तो यहाँ 2a अगर साइड है तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगी a प्लस a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर अल्टीट्यूड जो बन रहा है ए डी, जो इसकी हाइट है, वही आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, चाहे ये वाला ट्राइंगल रखें चाहे ये ट्राइंगल रखें, चाहे ए बी डी रखें, ये डी लिखा हुआ है, चाहे ए बी डी रखें और चाहे ए डी सी रखें, दोनों केस में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि कौन सा हम लोग ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल यहाँ पर लेंगे ए बी और डी। ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पर लिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ए बी डी, और लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, इसका स्क्वायर बराबर ए डी जो आपको फाइंड करना है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू यहाँ क्या दी गई a, तो a का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर ए डी आपको निकालना है ए डी स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे a स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ से ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा, इसमें लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, देन ए डी बराबर रूट
3 इंटू ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर ए बाहर निकल के आएगा, तब ए डी बराबर यहाँ से हो जाएगा √3a। तो ए डी बराबर यहाँ से आ जाएगा √3a, तो ये आपका साइड हो जाएगा √3a। तो ये इसकी हाइट निकल के आएगी, जो इसका अल्टीट्यूड बोल रहा है वो हो जाएगा AD। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है कि इस फिगर में एक फिगर दिया गया है जिसमें लिखा है AD की वैल्यू क्या दी गई x+3, देखिए, और लिखा है DB = 3x + 19 सेंटीमीटर और AE बराबर x सेंटीमीटर और EC बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या DE पैरेलल BC के, मतलब DE के सामने BC है तो DE ये है और इसके सामने BC यहाँ पर ये है। तो ये कह रहा है DE के सामने BC है, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये x लिखा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी x वैल्यू फाइंड करना। देखिए एक आप याद रखिए थेल्स थ्योरम, तो एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है थेल्स थ्योरम का, वो भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट होता है थेल्स थ्योरम, एक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम और हिंदी में बोलते हैं थेल्स की प्रमेय। बिल्कुल आसान होती है। देखिए जैसे कोई भी ट्राइंगल है, जैसे बनो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ये ट्राइंगल दिया गया A B C D और E। अगर यहाँ पर जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और ट्राइंगल में बीच में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है ऐसे करके, और ये जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जो खींची जाती है, ये यहाँ पर जहाँ पर खींची जाती है इन दोनों को सेम रेशियो में काट देती है, यानी बराबर भाग में काट देती है। तो थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि जब कोई भी त्रिभुज के बीच से, कोई ट्राइंगल के बीच से एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो सामने वाली भुजाओं को ऐसे काट देती है, बीचों बीच से यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यानी काट देती है, और तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है या तीसरी भुजा के बराबर रेशियो में हो जाती है। तो ये चीज़ और बाकी दोनों साइड ये आपस में रेशियो में हो जाएंगे। तो यही थेल्स थ्योरम कहता है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि जब किसी ट्राइंगल के बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है, ऐसे लाइन खींची जाती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सब आपस में क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, सेम अनुपात में हो जाती हैं, समान अनुपात में हो जाती है। जैसे कि AD के अपॉन में क्या हो जाएगा DB, ठीक इसी प्रकार AE इसके अपॉन में क्या हो जाएगा EC, और ठीक इसी प्रकार क्या लिखा DE इसके अपॉन में क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी आपस में सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो ये होती है थेल्स थ्योरम। अब इस क्वेश्चन को इस थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वो जो क्वेश्चन है उसको इस थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। TT का मतलब थेल्स थ्योरम, जो कि यहाँ दी गई थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम TT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा AE अपॉन में क्या हो जाएगा EC। ये हो जाएगा AD के अपॉन में DB और AE के अपॉन में EC, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए AD की वैल्यू क्या दी गई, x+3 दी गई, BD की वैल्यू क्या दी गई 3x + 19 इक्वल करके AE की वैल्यू क्या दी गई, x दी गई है, और EC की वैल्यू क्या दी गई 3x + 4 दी गई, 3x + 4। इन सब चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आएगा क्या, x+3 इंटू 3x + 4 इक्वल करके यहाँ पर क्या आएगा x इंटू 3x + 19, ये 19 लिखा हुआ, ये 3x + 19 थोड़ा अजीब बन गया, 3x + 19। अब इनको मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, x का मल्टीप्लाई 3 में x में तो 3x², x का मल्टीप्लाई 3x में तो 3x² प्लस x का मल्टीप्लाई 4 में तो 4x, 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो यहाँ से आ जाएगा 9x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आ जाएगा 12 बराबर x का मल्टीप्लाई 3 में तो 3x² प्लस x का मल्टीप्लाई 19 में तो 19x। सिंपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए गए, x का मल्टीप्लाई पहले 3x में तो 3x², फिर x का मल्टीप्लाई 4 में तो 4x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3x में तो यहाँ पर आएगा
9x, 3 इंटू 3 9 और x, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 में तो 12, 3 4 जा 12 इक्वल करके x से मल्टीप्लाई 3 में तो 3x², x से मल्टीप्लाई 19 में तो 19x। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर देंगे। तो 9 4 13, तो इस तरफ लिखेंगे हम लोग 9 4 13, तो 13x प्लस 12 बराबर इस तरफ क्या बचा 19x। अब 12 को ऐसे रखेंगे, इधर रखेंगे 19x माइनस 13x, तब 12 इज इक्वल टू 19 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 13 4 17 और 2 19, ठीक है 6x काटेंगे तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, x बराबर 2, तो ये आ जाएगी आपकी x वैल्यू 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले यहाँ पर थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है थेल्स थ्योरम कहती है कि जब किसी त्रिभुज के बीच से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो सभी को समान अनुपात में काट देती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार अब उसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ से बीच से इसको ड्रॉ कर रही तो AD के अपॉन में DB हो जाएगा और AE के अपॉन में EC हो जाएगा। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम कहती है। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर 2 आएगा जो कि आपका राइट आंसर है। तो x वैल्यू यहाँ पर आएगी 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब यहाँ 2 ट्राइंगल दिए गए, कह रहा है कि पहले ट्राइंगल का कोई एक एंगल, कोई पहला ट्राइंगल उसका एक एंगल, उसकी वैल्यू बराबर है दूसरे ट्राइंगल के उसी एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर है। ठीक है, आगे लिखा एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और इनमें जो साइडें हैं, जो यहाँ पर दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, वो क्या है, वो आपस में प्रोपोर्शन है, आपस में समान अनुपात में है। देन प्रूव दैट द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होना चाहिए। देखिए एक ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, एक ट्राइंगल इस तरफ बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ABCDEF। 2 ट्राइंगल यहाँ पर ऐसे बनाए गए। तो लिखा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे मान लो कि ये एक ट्राइंगल है तो इसका पहला एंगल, मान लीजिए जिसका पहला एंगल A है जो कि दिया गया यहाँ पर। अब उसके बाद लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बराबर है, किसके बराबर है, ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब दूसरे ट्राइंगल के पहले एंगल के बराबर। तो मान लो कि अगर इसके पहले ट्राइंगल का पहला एंगल ये है तो दूसरे ट्राइंगल का पहला एंगल भी ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा लिखा हुआ है द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन। इनमें जो दोनों ट्राइंगल पर जो कि साइड हैं दी गई हैं वो दोनों कैसे, वो प्रोपोर्शन है, समान अनुपात में है। तो कह रहा तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो प्रूफ करना दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हम लोगों को पता है कि कोई 2 ट्राइंगल अगर दिए गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जो इनके संगत भुजाएं जो हैं इनका अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो कैसे, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है AB करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या दिया है कि DE दिया गया है। उसी प्रकार ये क्या लिखा BC का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा EF। और तीसरी बात क्या लिखा AC, तो AC का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा DF। तो पहली बात तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गई कि ये सभी की चीज़ क्या है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर साइड्स हैं वो सभी क्या सेम प्रोपोर्शन में है। पहली बात तो यहाँ पर ये क्या सेम प्रोपोर्शन में है, साइड भुजाएं समान अनुपात में है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात। तो पहली बात तो यहाँ ये। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि किसी, यहाँ पर मतलब पहला जो ट्राइंगल है ABC, इसका एंगल A, ट्राइंगल ABC का एंगल A और ट्राइंगल D का मतलब ट्राइंगल DEF का कोई पहला एंगल जो कि D है। इस प्रकार ये भी बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या A और A है। तो जब यहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखिए हमारे पास एक एंगल यहाँ बराबर हो गया और यहाँ पर 3 साइडें बराबर हैं, तो 3 में से हम कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड की। साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा। इस प्रमेय से या फिर इस थ्योरी से
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के। बस इतनी सी बात करनी थी यहाँ पर कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल डी ई एफ के कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके दो कारण है। पहला कारण तो यहाँ पर है, ये पहला कारण तो दिया ही गया है कि यहाँ पर जो इसकी साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में, इसकी भुजाएं कैसे समान अनुपात में है, और इसके यहाँ पर को एंगल जो इसका मतलब सभी एंगल नहीं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एक एंगल जो है दोनों ट्राइंगल का बराबर है। इस ट्राइंगल का पहला एंगल, इस ट्राइंगल का पहला एंगल, दोनों क्या बराबर हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल के पहले एंगल बराबर है, जो कि क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है, तो बस एक एंगल और दो भुजाएं बराबर कर लेंगे। तो साइड एंगल साइड, कोण भुजा कोण से, भुजा कोण भुजा से, पहला त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। पहला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाए किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। मतलब यहाँ पर जो है कोई एक आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, उस सर्कल में यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि आर्क के बीचों बीच में होगी। देखिए किस प्रकार, और लिखा है इट्स पैरेलल टू द कॉर्ड, और ये कॉर्ड होगा यानी कि एक यहाँ पर जीवा होगी, उसके क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा, उसके सामने हो जाएगा, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। और जो कि ठीक है, जो कि आर्क यानी चाप के यहाँ पर जो है इसके एंड पॉइंट को यानी कि अंतिम बिंदु को टच कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। एक ये सर्कल बना हुआ है, अब यहाँ पर लिखा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर सर्कल का अगर देख टेंजेंट जो होगी, टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर सर्कल के सरफेस से, जिसको टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेंजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, भी लिखा देंगे। ठीक है, तो एक ये सर्कल एक वृत्त है, तो सर्कल के ठीक है, अगर सर्कल से कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर वृत्त से कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के इस पर, यहाँ पर जो आपका ये जो होता है यहाँ पर जो गोल गोल है, ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं, यानी सरकमफ्रेंस, हमेशा सरकमफ्रेंस परिधि के आसपास से होकर जाता है। तो टेंजेंट को इस प्रकार यहाँ ड्रॉ करेंगे सर्कल में, पहली बात तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। अब देखिए आर्क यहाँ पर क्या होगी, अभी आर्क बताएंगे। ठीक है, ऑफ ए सर्कल में एक अभी आर्क लगाएंगे, इट्स पैरेलल टू द कॉर्ड। अब ये वाली जो है, ये जो आपका जो दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट, ये आपका जो है कॉर्ड के पैरेलल है। तो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड यानी जीवा। तो कॉर्ड जो होती है एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाती है। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ना होकर जाए उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, और वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास। तो कॉर्ड मतलब होता है जीवा हिंदी में, और इसको और यहाँ पर टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर इसको देखिए, तो इसको यहाँ पर ये अगर यहाँ से हम लोग आर्क ड्रा करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एक ये वाला और एक ये ऐसे करके, और यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक ऐसे ये ड्रॉ कर देंगे। अब आगे लिखा हुआ है इस पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इस क्वेश्चन दोबारा समझिए, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में एक ऐसे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर टेंजेंट के बाद यहाँ पर आर्क लगाएंगे, तो डायमीटर से यहाँ इसका कॉर्ड से यहाँ पर आर्क लगाएंगे, पहली आर्क ये हो जाएगी, दूसरी आर्क ये हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से अब इसी आर्क को हम आगे बढ़ाएंगे और सर्कल के सेंटर तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। सर्कल का सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ से इस डायमीटर के यहाँ पर बीचों बीच ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ पर डी पर काटेगी। अब आपसे ये कह रहा है कि ये जो डायमीटर जो आपका कॉर्ड है, जीवा जो है, इस टेंजेंट के क्या है यहाँ पर पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसके सामने ये वाली जीवा दी गई, कॉर्ड दिया गया, इसका नाम को दे देंगे हम यहाँ पर, इसको लिखेंगे ए बी, और इसको लिख देंगे सी डी, और इसको कोई भी पॉइंट दे दो, पी पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने इसको ड्रॉ किया। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो आर्क जो है, इस आर्क की लंबाई और इस आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखेंगे यहाँ पर आर्क। आर्क मतलब होता है चाप, हिंदी में बोलते चाप, इंग्लिश में आर्क, हिंदी में चाप। आर्क यहाँ पर जो ए पी जो है, ए पी बराबर हो जाएगा इसके पी बी के,
ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के आर्क के। तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो हम यहाँ से इसको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी ऐसे, ठीक है, ड्रॉ किया। अब जैसे आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की तो एक बात यहाँ से ये समझ में आती है, इस आर्क के सामने ये साइड ये एंगल बनेगा, इस आर्क के सामने ये एंगल बनेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी पी, ये डी बना हुआ है यहाँ पर, इसको डी यहाँ लिख दे, थोड़ा साइड से दिखेगा, तो ए डी पी और यहाँ पर लिखा हुआ ए पी डी, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए, सॉरी ये लिख रहे हैं एंगल पी ए डी, पी ए डी ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सॉरी पी बी डी के, एंगल पी बी डी के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका बराबर हो गया, अब देखिए, अब यहाँ पर गिवन है, अब यहाँ पर क्या गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी क्या सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना चाहता हूँ कि ए बी जो है, ए बी यहाँ पर क्या आपका कॉर्ड है, कॉर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा, और सी डी आपकी यहाँ पर क्या है, सी डी यहाँ पर आपकी टेंजेंट, टेंजेंट हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर आपका जीवा जो है, कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के क्या है यहाँ पर पैरेलल है। तो जैसे यहाँ पर ये पैरेलल हो गया तो एक यहाँ से ये भी कंडीशन निकल के आ रही है कि ये जो यहाँ पर तुम्हारा ये दिया गया ए ओ, ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी, बी ओ के बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे ओ ए या ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस है और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी तरफ जहाँ भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे, रेडियस की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। तो ये ए ओ की वैल्यू अपने आप ओ बी के बराबर हो जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पर ए ओ के यहाँ पर सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, और ओ बी के सामने इधर इस तरफ बन रहा है। तो यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकल के आता है कि यहाँ पर ए डी ओ, तो क्या हो जाएगा, ए डी ओ बराबर हो जाएगा किसके, ए डी ओ बराबर किससे हो जाएगा, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा आपका बी डी ओ के। तो बी डी ओ के बराबर हो जाएगा। तो एक ये भी बात यहाँ से बराबर हो गई। तो देखिए ये वाला एंगल, ये यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो गए यहाँ से, इस प्रकार यहाँ से बराबर हो जाएंगे। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है तो प्रूफ, अब दोबारा पढ़िए, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, कि यहाँ पर जो इसमें कह रहा है कि जो टेंजेंट जो है यानी कि स्पर्श रेखा जो है ये आर्क के मिड पॉइंट पर ऐसे ड्रॉ की गई है, बनाई गई है, ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ये इसके पैरेलल है, बराबर है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको कंडीशन दी गई हमको, अब इस कंडीशन के द्वारा हम लोग यहाँ पर इसको पैरेलल प्रूफ करके लाएंगे। अब कैसे, देखिए, अब तीसरी बात आपकी यहाँ पर ये आती है कि अगर हम यहाँ पर लिख दें एंगल ए ओ डी, अगर यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, एंगल ए ओ डी प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी, क्या हो जाएगा, बी ओ डी बराबर, इन दोनों के लीनियर इक्वेशन से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, यानी कि रेखीय युग्म से। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखीय युग्म से। अब ये भी बताते हैं क्या होता है रेखीय युग्म, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पेयर से इक्वेशन कह, सॉरी लीनियर पेयर। जैसे मान के चलिए एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ, एक ये लाइन ड्रॉ ऐसे करके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और दोनों को ऐड करके 180 हो जाएगा। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर की कंडीशन बन रही है, यहाँ पर रेखीय युग्म बन रहा है। तो रेखीय युग्म तब बनता है जब दो भुजाएं एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से पैरेलल हो जाएंगे, सॉरी लीनियर इक्वेशन से यहाँ पर ये 180 हो जाएगा, पैरेलल कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ए डी ओ के बराबर क्या यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ए डी ओ, सॉरी यहाँ गलत लिख गया, ए डी होना चाहिए। तो ए डी ओ और प्लस इसको ऐसे लिखेंगे बी डी ओ, बी डी ओ। तो ए डी ओ बी डी ओ बराबर हो जाएंगे यहाँ से। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी ओ प्लस बी डी ओ की जगह पर लिख सकते हैं ए डी ओ। तो इसको लिख दें दोबारा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए डी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 एंगल, इधर बता दें इस तरफ, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, 2 एंगल ए डी ओ, 2 एंगल ए डी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180।
इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए डी ओ बराबर कितना आएगा, 90 आएगा। तो अगर ये ए डी ओ 90 आ गया तो आपका एंगल बी डी ओ भी 90 आ जाएगा। और जैसे ही दोनों 90 हो गए तो बस आपकी जो अपने आप ही प्रूफ हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया कि यहाँ पर जो ए डी जो है, थोड़ा इसको नीचे लिख दें यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका जो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। पैरेलल किसके, यहाँ पर सी डी के, सी डी लिखा है, पैरेलल सी डी के। यही प्रूफ करके लाना था, ये प्रूफ होके आ गया। ये था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में 3 बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन 3 बातें याद रखनी। क्या याद रखना है कि पहले यहाँ पर हमको इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे कि हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के बाद यहाँ पर एक इसमें ये कॉर्ड बनाएंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी। सबसे पहले आर्क यहाँ पर ए पी जो है वो पी बी के बराबर हो जाएगा। आर्क ए पी पी बी के बराबर हो गया। जैसे यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ पर आर्क के सामने वाले एंगल क्या हो जाएंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। तो ये आर्क ए पी था, इसके सामने क्या बन रहा है, ओ वाला एंगल बन रहा है। तो ए ओ डी, ए ओ पी, और इसके सामने यहाँ पर पी डी, यहाँ पर ओ नहीं सॉरी डी है, तो ए डी ओ और ए डी पी और यहाँ पर पी डी बी, ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखा भी है, तो कहाँ गया यहाँ से, ये लिखा है। तो पी ए डी, तो पी ए डी यहाँ पर पी ए डी क्या ऐसे बनेगा, यहाँ पर पी डी ए, सॉरी पी डी ए, और इस तरफ बनेगा क्या, पी डी बी, पी डी ए बराबर पी डी बी की हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन हमको गिवन है कि ए बी के पैरेलल ये सी डी लाना है, ये दिया भी गया और ये प्रूफ भी करके लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी बात ये पता है कि ए ओ जो है और ओ बी जो है ये रेडियस है, और आपको पता है कि सर्कल में अगर रेडियस चाहे जिस तरफ भी खींची जाए हमेशा बराबर होती हैं। तो ए ओ और ओ बी बराबर हो जाएंगे। तो इनके सामने वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ए डी ओ और यहाँ पर बी डी ओ। तो देखिए ए डी ओ बराबर बी डी ओ, ये बराबर दिए गए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम है कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ए डी ओ और बी डी ओ ये दोनों का सम कितना होता है, 180 होता दिया गया यहाँ पर, और दोनों एंगल बराबर होते हैं तो दोनों को सेम लिख देंगे, ए डी ओ प्लस ए डी ओ बराबर 180। फिर यहाँ से 2 ए डी ओ बराबर 180 काट देंगे तो ए डी ओ बराबर 90 और बी डी ओ बराबर 90 आ जाएगा। तो बस ये दोनों अगर 90 पर कट रहे हैं, ये भी 90 पर कटेगा, इधर भी 90, ऊपर भी दोनों कट रहे हैं 90 पर, नीचे भी 90 कट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कि नीचे भी अगर यहाँ पर ये जो बनेंगे एंगल वो भी 90 पर बनेंगे। तो अब ये है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा या सामने हो जाएगा, ए बी जो है वो सी डी के सामने हो जाएगा। तो ए बी सी डी के सामने हो गया। बस ये प्रूफ करके लाना था, इसमें सिर्फ इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इन दिस फिगर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ सब दिया गया है इस फिगर में। तो कह रहा है यहाँ पर बी ए डी और सी ए डी इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बी ए डी और सी ए डी का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते, देखिए ये आपका लिखा हुआ है क्या, ए बी, इसके रेशियो में कर दीजिए ए सी और इक्वल करके यहाँ पर क्या कर देंगे बी डी के रेशियो में क्या कर देंगे डी सी। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा 3/6 लिखेंगे, 3/6 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2/4, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों केस में क्या आ रहा है 1/2 प्रोपोर्शन बन रहा है, सेम रेशियो बन रहा है, सेम प्रोपोर्शन हो रहा है, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ए डी जो है, ठीक है, वो ए डी आपको बी सी को बराबर पार्ट में काट रही है, और उसके अलावा ए डी लाइन जो यहाँ पर ए डी लाइन जो है ये एक ए एंगल को अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस रेशियो का मतलब यही है, इस रेशियो का मतलब यहाँ पर ये है कि ए डी जो है बी सी साइड को सेम यहाँ पर बिल्कुल बराबर पार्ट में बाइसेट कर रही है, इक्वल पार्ट में बाइसेट कर रही है, और इसी प्रकार ए डी एंगल ए को भी जो है बराबर एंगल में यहाँ पर बाइसेट कर रही है। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा जो कि इस प्रकार है, लिखेंगे ए डी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए इन इक्वल ठीक है, इक्वल पार्ट या फिर वैल्यू इन इक्वल एंगल
हिंदी में लिखेंगे कि AD कोण A को बराबर कोण में काट रही है, बराबर कोण में विभाजित कर रही है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग लिखेंगे एंगल BAD बराबर किसके हो जाएगा, एंगल CAD के, एंगल CAD के। और अगर आप BAD के अपॉन में इसकी वैल्यू कर दे एंगल CAD की, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/1, यानी कि 1 बचेगी। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एंगल BAD और एंगल CAD इनका रेशियो क्या होगा, 1:1। यही आपका फाइनल आंसर। देखिए दोबारा समझिए, आपको एक फिगर दिया गया है जो कि सामने लिखा हुआ है। इस फिगर में यहाँ पर कह रहा है कि AB की वैल्यू 3 दी गई, AC की वैल्यू 6 दी गई, BD की वैल्यू 2 दी गई, DC की वैल्यू 4 दी गई है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो साइड हमको गिवन है क्या वो सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं, यानी बराबर अनुपात में काट रहे कि नहीं। यहाँ पर तो AB के रेशियो में कर देंगे AC को, AB के अनुपात में कर देंगे AC को, लिख दिया यहाँ पर AB/AC इक्वल BD के रेशियो में कर देंगे BD/DC, तो BD/DC तो 3/6 2/4 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से काट देंगे 1/2 1/2 आएगा। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि AD जो है, अगर AD BC को बराबर भाग में काट रहे तो AD जो है एंगल A को भी बराबर भाग में काटेगी। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि AD जो है एंगल A को बराबर भाग में काट रही है, जो कि लिखा है यहाँ पर। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, वैल्यू बराबर आएगी। तो BAD बराबर किसके हो जाएगा, DAC के। तो BAD बराबर हो जाएगा DAC के, लिख दिया BAD बराबर CAD, ठीक है। तो BAD यहाँ पर CAD बराबर है तो नीचे आ जाएगा, तो CAD हो जाएगा, ये D बना हुआ है तो CAD, P नहीं है, CAD। तो BAD के अपॉन में हो जाएगा CAD और वैल्यू क्या 1/1। तो रेशियो में इसको लिखेंगे BAD रेशियो CAD 1:1, जो कि आपका फाइनल आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है एक ट्रेपेजियम है, अभी एक यानी समलंब चतुर्भुज है, ABCD दिया गया है। AB किसका CD के सामने है और यहाँ DC की वैल्यू दी गई 2AB, और लिखा EF AB के पैरेलल है, यानी सामने लिखा है E और E जो है, ठीक है, E एंड F लाई ऑन BC एंड AD, यहाँ पर F होगा, E एंड F लाई ऑन BC एंड AD रिस्पेक्टिवली सच दैट BE/EC = 4/3। तो डायगोनल BD जो है वो EF को G पर काट रहा है, तो प्रूफ करना है 7EF = 11AB, ठीक है। तो 7EF बराबर 11AB आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, ऐसे करके एक ट्रेपेजियम बना दिया, लिखा ABCD, एक ट्रेपेजियम में ABCD बन गया यहाँ पर। अब ट्रेपेजियम में आपसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर AB के सामने क्या CD, AB के सामने CD है, ठीक है, एंड DC की वैल्यू दी गई 2AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ये कंडीशन है DC बराबर 2AB। और EF पैरेलल है AB के, EF AB के सामने है, जहाँ पर कह रहा है E एंड F लाई ऑन BC, ठीक है, E एंड F लाई ऑन BC एंड ED। तो E आपका इधर हो जाएगा और F आपका इस तरफ हो जाएगा, ये ठीक है, BC पर E और AD पर F लाई करता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है देन रिस्पेक्ट सच दैट, इस प्रकार, तो यहाँ लिखा है एंड रिस्पेक्टिवली सच दैट BE = BE/EC। तो ये वाली कंडीशन दी कि BE/EC, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो यहाँ पर। तो BE/EC कितना दिया गया 4/3, और डायगोनल क्या DB दिया गया है, डायगोनल DB EF को G पर काट रहा है, तो यहाँ पर डायगोनल को ऐसे काटेंगे, यहाँ पर ऐसे करके ये G पर काटेगा FE, डायगोनल यहाँ पर जो है आपका क्या DB डायगोनल यहाँ पर आपको लिखा है DB, सॉरी थोड़ा ऐसे बन गया, इसको देखिए ऐसे दोबारा बना रहे हैं, डायगोनल इसको काटेंगे, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये तो G पर कटेगा यहाँ से। तो अब आपसे कह रहा है, तो DB कहाँ गया, ये लिखा है, हाँ DB, इसको डायगोनल काट रहा है, EF at G
ई एफ को जी पर काट रहा है, ठीक है, डायगोनल डी बी ई एफ को जी पर काट रहा है, तो प्रूफ करना है 7 ई एफ इज इक्वल टू 11 बी। तो 7 ई एफ बराबर 11 ए बी प्रूफ करके लाना है। बिल्कुल इस क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग पहले सिमिलरिटी लगाएंगे किसमें, ट्राइंगल डी एफ जी में, पहले ट्राइंगल डी एफ जी में और दोबारा ट्राइंगल ए बी और डी में। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी एफ जी एंड ट्राइंगल डी ए बी, तो डी ए बी, ठीक है। अब इसको थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोपोर्शन में करेंगे, तो एफ डी अपॉन ए डी, एफ डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ जी और अपॉन में एफ जी अपॉन ए बी, एफ जी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रोपोर्शन बड़ा वाला साइड और इसका छोटे वाले साइड का प्रोपोर्शन ही हो जाएगा। तो एफ जी अपॉन ए बी प्रोपोर्शन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ए बी पैरेलल किसके है, ई एफ के, और ई एफ पैरेलल किसके, यहाँ पर डी सी के। ये तीनों चीज़ यहाँ पर पैरेलल है, यहाँ पर बराबर सामने सामने है। ए बी के सामने ई एफ है और ई एफ के सामने डी सी है, तीनों यहाँ पर बराबर बराबर दिए गए। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर प्रूफ करना है यहाँ पर, तो ठीक है, दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पर इसमें लिखेंगे ए एफ अपॉन, यहाँ लिख देंगे ए एफ अपॉन एफ डी, तो ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन इस तरफ हो जाएगा ई सी। यहाँ पर हम लोग ये करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू, ये बी ई अपॉन ई सी की वैल्यू दी गई, यहाँ से बी ई अपॉन ई सी की वैल्यू यहाँ पर दी गई कितना, 4/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, 4/3। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, ए एफ अपॉन एफ डी प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 प्लस 1, इधर 1 मानेंगे इधर 1 मानेंगे, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया है। तो ऐड करने पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 4 + 3/3। तो ये क्या लिखा, ए एफ प्लस एफ डी, यहाँ पर देखिए ए एफ प्लस एफ डी क्या वैल्यू हो जाएगी, ए डी के। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए डी, यहाँ पर लिखेंगे ए डी और अपॉन, तो ए डी अपॉन क्या हो जाएगा एफ डी, देन ए डी अपॉन क्या हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू 4 3 7, तो 7/3। इसको अगर उल्टा कर दें हम लोग यहाँ पर, तो क्या बनेगा, एफ डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/7। ये हो सकता है। अब देखिए एफ डी अपॉन ए डी, ये लिखा है आपको, एफ डी अपॉन ए डी की वैल्यू क्या है 3/7, एफ डी अपॉन ए डी की वैल्यू क्या है 3/7। तो वापस यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्या आएगा 3/7 इक्वल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जी अपॉन ए बी, यहाँ लिखेंगे एफ जी अपॉन ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एफ जी की वैल्यू निकालेंगे, देन एफ जी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 3/7 ए बी, एफ जी की वैल्यू क्या आएगी 3/7 ए बी। ये तो आ गई एफ जी की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर क्या लिखे, एफ जी की वैल्यू निकाला है, अब आपको निकाला जी ई की वैल्यू। उसके लिए दोबारा यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सिमिलरिटी। तो यहाँ पर दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगेन बाय सिमिलरिटी, दोबारा यहाँ सिमिलरिटी का यूज करेंगे, समरूपता का दोबारा यूज करेंगे। अब की बार ट्राइंगल रखेंगे हम लोग बी जी ई। तो ट्राइंगल कौन सा रखेंगे, ट्राइंगल बी जी ई, और दूसरा ट्राइंगल क्या रखेंगे यहाँ पर, ये वाला रहेगा एफ, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल रहेगा बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। पहले छोटा ट्राइंगल बी जी ई और फिर बड़ा ट्राइंगल बी डी सी। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें यहाँ पर आप छोटा साइड और अपॉन बड़ा साइड कर सकते हैं। कैसे, ये बी ई छोटे साइड का ट्राइंगल है और यहाँ पर बी सी बड़े साइड का ट्राइंगल है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी ई अपॉन बी सी इक्वल करके यहाँ पर क्या आएगा जी ई अपॉन
डी सी, तो यहाँ लिखेंगे जी ई अपॉन डी सी। देखिए बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू जी ई अपॉन डी सी, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, हम लोगों को पता था यहाँ पर बी ई अपॉन ई सी की वैल्यू हमको दी गई, इसकी बी ई अपॉन ई सी की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है। अब एक काम करेंगे, हम सिर्फ बी ई अपॉन ई सी को सॉल्व करेंगे। यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, बी ई अपॉन ई सी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या दिया गया हमको, 4/3 गिवन है। यहाँ से 4/3 गिवन है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ई सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 3/4। क्या आएगा यहाँ से, 3/4। देन उसके बाद क्या करेंगे, ई सी अपॉन बी ई में दोबारा हम लोग 1 को ऐड करेंगे, +1 यहाँ कर देंगे, इसमें भी यहाँ +1 करेंगे तो 3/4, फिर से +1 कर देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से, ई सी प्लस बी ई, ई सी प्लस बी ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी ई बराबर इधर क्या आएगा, 7/4 आएगा। देखिए ई सी प्लस बी ई, तो कहाँ गया यहाँ पर, ई सी प्लस बी ई क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, बी सी हो जाएगी। तो क्या आएगी यहाँ से, बी सी आएगी, बी सी हो गई। और बी सी और अपॉन में क्या चल रहा है, बी ई चल रहा है, बी सी अपॉन बी ई चल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/4, फिर से इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो वैल्यू उल्टा करने पर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा हमारा बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन ई सी आ गया। तो क्या हो जाएगा, 4/7 दोबारा हो जाएगा, यहाँ से 4/7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4/7 आ गया। अब इस वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन सेकंड में, इस वैल्यू को उठा करके हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ जगह तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो बी ई अपॉन बी सी क्या दिया गया, 4/7। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4/7, ये 4 बना हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 4/7 इक्वल करके क्या हो जाएगा, जी ई अपॉन डी सी। तो एक काम करें, सीधे सीधे हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं, सीधे यहाँ पर इसको चलो लिखेंगे पूरा। तो 4/7 इक्वल करके क्या हो जाएगा, जी ई अपॉन डी सी। अब यहाँ से आप जी ई की वैल्यू निकालिए। तो जी ई बराबर यहाँ से हमारा आएगा क्या, जी ई बराबर क्या आएगा, 4/7 इंटू डी सी, इंटू डी सी। ये लिखा है जी ई इज इक्वल टू 4/7 इंटू डी सी। अब देखिए दोबारा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/7 इंटू डी सी। डी सी की वैल्यू यहाँ गिवन है, यहाँ पर क्या दिया गया, 2AB दिया गया। डी सी की वैल्यू क्या दी गई, 2AB दी गई। तो 4/7 इंटू 2AB, यहाँ से लिख देंगे 2AB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को दोबारा, अब यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी दोबारा समझा देंगे पूरा बाकायदा। तो इधर से क्या आएगा, जी ई इज इक्वल टू, ये सब दिख रहा है ना इधर, ठीक है। तो जी ई बराबर यहाँ से हो जाएगा, जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8/7 कितना हो जाएगा, 8/7 और हो जाएगा ए बी। तो ये दो वैल्यू आएंगी, एक जी ई की ये वैल्यू आ गई और आपका यहाँ पर एक एफ जी की ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ऐड करके लिखेंगे, दोबारा देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी ई प्लस एफ जी, जी ई प्लस एफ जी बराबर कितना हो जाएगा, 8/7 और प्लस एक क्या दिएगा, 3/7। जी ई की वैल्यू क्या निकल के आई थी यहाँ पर आपकी, 8/7 और इसकी वैल्यू क्या है, 3/7। जी ई प्लस एफ जी, देखिए जी ई प्लस एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा और बराबर 8 3 11, तो 11/7 और क्या हो जाएगा, साथ में आपका ए बी भी चल रहा है, ए बी यहाँ पर लेकर चलेंगे, ए बी, क्योंकि ए बी भी दिया गया यहाँ से, थोड़ा सा उससे थोड़ा छोटा लिख दें, यहाँ लिखा हुआ ए बी, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7EF बराबर कितना हो जाएगा, 11AB। तो आपको क्या प्रूफ करना था, 7EF बराबर 11AB, 7EF बराबर 11AB प्रूफ होके आ गया। तो बड़ा काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन था, लेकिन फाइनली आ गया। तो इसको एक बार दोबारा ध्यान से बता दे रहे हैं, देखिए दोबारा, ये आपको क्वेश्चन की दिया गया है। इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ प्रूव करके लानी है,
और हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया, ए बी के सामने क्या सी डी दिया गया, ए बी के सामने यहाँ सी डी है, ठीक है। डी सी कितना 2AB बराबर है, डी सी बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी 2AB की हो जाएगी, और ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के, तो ई एफ पैरेलल इसे हो जाएगा ए बी के, ठीक। और आपसे कह रहा है कि ई एंड एफ लाई ऑन बी सी, ई एंड एफ जो है बी सी पर लाई करते हैं, ठीक है। बी सी और ए डी पर लाई कर रहे हैं, बी सी पर ई और ए डी पर एफ लाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब लिखा हुआ है ये इस प्रकार की कंडीशन दी गई कि बी ई अपॉन में ई सी, तो ये बी ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी पर कितना 4/3। तो कह रहा डायगोनल डी बी जो है वो ई एफ को जी पर काट रहा है, यहाँ से जी पर काट रहा है, तो प्रूफ करना है 7EF, तो 7EF बराबर 11 भी प्रूफ कर लाना है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट ए में ट्राइंगल डी एफ जी एंड ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी एफ जी और ट्राइंगल डी ए बी में सिमिलरिटी लगाएं, यहाँ पर सिमिलरिटी लगाएंगे तो एफ डी के अपॉन में ए डी हो जाएगा, एफ डी के अपॉन में ए डी बराबर एफ जी के अपॉन में ए बी हो जाएगा, एफ जी के अपॉन में ए बी, क्वेश्चन 1 कर छोड़ देंगे। अब पता है कि ए बी के यहाँ पर सामने एफ ई है और एफ ई के सामने क्या डी सी है, ए बी के सामने एफ ई और एफ ई के सामने क्या डी सी है। तो यहाँ पर ये दिया गया, तो हम क्या करेंगे कि ए एफ अपॉन डी, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए एफ लिखा है, तो दोबारा इसको बना दें, तो ए एफ अपॉन एफ डी बराबर किसके हो जाएगा, बी अपॉन ई सी के, तो ए एफ अपॉन एफ डी बराबर बी अपॉन ई सी हो गया। अब ए एफ अपॉन एफ डी बराबर बी ई अपॉन ई सी की वैल्यू क्या दी गई 4/3। तो पहला पार्ट तो यहाँ तक आपका ही हो गया। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे पार्ट में ये लिखा हो दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका रेशियो निकल के आया ए एफ अपॉन एफ डी, यहाँ पर दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, ए एफ अपॉन एफ डी प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1, नीचे 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एफ प्लस एफ डी अपॉन एफ डी हो जाएगा बराबर 4 + 3/3, दोनों ऐड कर देंगे तो ए एफ प्लस एफ डी बराबर ए डी हो जाएगा, अपॉन में एफ डी चल ही रहा है इज इक्वल टू 7/3। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ डी को ऊपर ए डी को नीचे लाएंगे, एफ डी ऊपर ए डी नीचे, तो 3/7 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, दोबारा देखिए इस वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में जो कि यहाँ दिया गया है, एफ डी अपॉन ए डी कितना 3/7 दिया गया, तो 3/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी अपॉन ए बी, एफ जी अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ जी की वैल्यू क्या आएगी 3/7 ए बी हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये इस तरफ हो गया एफ जी बराबर 3/7 ए बी। अब दोबारा सिमिलरिटी यहाँ लगाएंगे, तो सिमिलरिटी लगाने से क्या होगा, ट्राइंगल बी जी ई और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा बी डी ई सी, तो बी डी सी बराबर सेम रेशियो में हो जाएंगे, तो बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन बी सी और जी ई अपॉन डी सी हो जाएगा, जी ई अपॉन डी सी, ठीक है। इक्वेशन 2 कर देंगे। अब फिर चौथा पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर क्या हो जाएगा बी ई अपॉन बी सी बराबर ई सी बराबर 4/3 होता है, हम सिर्फ क्या करेंगे इसी आप इसी को ऊपर ले जाएंगे, बी को नीचे ले जाएंगे, 3/4 हो गया, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो ई सी प्लस बी अपॉन बी ई बराबर 7/4 हो गया। अब फिर से उसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर पहले जोड़ देंगे, तो बी सी अपॉन बी ई बराबर 7/4 हो गया, क्योंकि ई सी प्लस बी ई कहाँ गया, ई सी प्लस बी ई वैल्यू क्या होती है बी सी की होती है, हो गया। अब उल्टा कर देंगे तो बी ऊपर बी सी नीचे बराबर 4/7, इक्वेशन यहाँ पर चौथा पार्ट। अब पाँचवें पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि पाँचवें पार्ट में यहाँ पर बी अपॉन डी बी सी की वैल्यू क्या 4/7 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जी ई की वैल्यू 4/7 गुणे 2AB हो जाएगा। अब दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा जी ई बराबर 8/7 AB। अब क्या करेंगे जी ई और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको एफ जी को ऐड कर देंगे, तो ये पार्ट नंबर 6 हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 लिख दें यहाँ पर, पार्ट नंबर 6 यहाँ पर जी ई बराबर 8/7 AB हो गया। फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, जी ई प्लस एफ ई, जी ई की वैल्यू दी गई है और एफ जी की वैल्यू तो ये निकली थी, तो ऐड कर देंगे, जी ए बी कॉमन कर देंगे, तो 8/7 प्लस 3/7 ए बी कॉमन हो गया, जी ई प्लस एफ जी जोड़ देंगे, तो जी ई प्लस एफ जी जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा एफ ई आ जाएगा, तो एफ ई बराबर 11/7 ए बी, 7 का मल्टीप्लाई इधर बाकी उधर, तो 7 ई बराबर 11 AB। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन था। तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार देखिएगा, जितने बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए तो आज के आपके क्लास में केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक हो पाए हैं। तो जो बाकी का जिसका भी जो इसका आगे क्वेश्चन रहेंगे वो अगले आपको वीडियो में मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि उनको आप सॉल्व करिएगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।